साम्यवादी दल और भारत में उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा का विकास एवं कार्य प्रणाली, ये टॉपिक्स रहेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे और स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद होगा भारत में सांप्रदायिकता का उदय और एवं विकास के बारे में जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। वीडियो को फर्स्ट टाइम आया है और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी हम क्वेश्चन या फिर कोई वीडियो अपलोड करते हैं या फिर कोई आपको अपडेट आता है समथिंग, कुछ भी बिहार से संबंधित हो, बिहार टीचर्स हो, बिहार 70 के लिए हो, या फिर आपका कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको प्राप्त हो सके। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में किन कथनों पर विचार करेंगे और सही कथनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्य कथन, जिसको शॉर्ट जिसे हम पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको एग्जाम सुनना है और तेजी से पढ़ना है। चलिए, ये आपका पहला पॉइंट को जानते हैं। एम.एन. रॉय एवं उनके कुछ सहयोगी ने 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बिल्कुल ये बातें सही हैं, ठीक है। 1934 में ब्रिटिश भारत के सरकार ने इसके विस्तार को देखते हुए साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो साम्यवादी दल बन रहा था उस पर प्रतिबंध लगाई, ये भी बातें सही है, दोनों बातें सही है। आपका सी ऑप्शन से विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जिस तरह से मेरे बात अब है। कई लोगों ने बोला है सर आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए एक एक चीज़ों को हम अच्छे से समझें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ है एम.एन. रॉय एवं उनके कुछ सहयोगी के द्वारा 1925 में कहाँ पर हुआ, ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, कानपुर में हुआ। एस.पी. घाटे इस दल के महामंत्री थे, ठीक है। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। ताशकंद में पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और ये अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब बताइएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के समकक्ष भली बात ही आपको दिख रहा होगा। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद योर एक्सप्लेनेशंस व्हाटएवर यू हैव और नॉलेज विद योर टेक्स्ट बुक। आपने एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, या आपने नोट्स प्राप्त किया है, या फिर अपने खुद से सेल्फ स्टडी से आपने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, उन सभी का उपयोग कीजिए। टेस्ट इसीलिए है आपका जांचने के लिए, ये नहीं आपको है कि इससे फ़र्क पड़ता है 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द मोमेंट आपके एग्जामिनेशन का जो टारगेट है, मान लीजिए आपके BPSC 70 के लिए कई लोग देख रहे हैं, या फिर टीचर्स के लिए आप देख रहे हैं TRE 3 या TRE 4 के लिए, उस दिन आपको परफॉर्मेंस करना है। ये रिवीजन पर्पज से भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर सही हो पा रहा है और कौन से टॉपिक्स आपका छूट रहा है, उस पर जाकर के फिर से आपको मेहनत करना है। उस पर और कोई विकल्प नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और कोई आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है। चलिए सीधे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा व्याख्या से और अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भारत में कांग्रेस और साम्यवादी दल के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में जानेंगे। ये सत्य है या असत्य जो पूछ रहा है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस और साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है 1934 में की गई थी, जो अभी मैंने बताया था, इससे पहले भी वही आपका डिस्कस किया गया। तो कांग्रेस में आपका साम्यवादी दल का गठन 1934 में, दोनों बातें सही है, ये बातें सही है, ठीक है। इसका प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था, साम्यवादी दल, बिल्कुल दोनों बातें सही है, ठीक है। सी ऑप्शन सी इसका भी है। कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जो जेपी आंदोलन से संबंधित है, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रतिनिधियों से हुआ था। साम्यवाद ही क्यों पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण ने किया था। साम्यवाद ही क्यों, इस तरह की पुस्तक की जो रचना किसने किया है, तो आपको भली बात ही पता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया। साम्यवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना है आचार्य नरेंद्र देव, इसके द्वारा। तो फिर से बता देते हैं, साम्यवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन है आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। वर्ष 1928 में, आई होप यू वॉइस क्लियर जा पा रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए आई होप यू क्लियर जा रहा होगा अभी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की हुई थी, ये आपका कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। और किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी व्याख्या जानते हैं। भगत सिंह के आग्रह पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, पहले HRA थे, उसके बाद HRA में S ऐड कर दिया गया था भगत सिंह के द्वारा।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया था किनके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा कर दिया गया था। चलिए, भगत सिंह के द्वारा, जिनकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA था, इसका स्थापना किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्थापना सचिंद्र सान्याल ने किया था। का नाम बदल करके 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो कि नाम चेंज कर दिया गया है, वर्तमान में आपका नाम चेंज करके बताइएगा वर्तमान में क्या नाम है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, HSRA कर दिया गया था। इस क्रांतिकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में साम्यवादी गणतांत्रिकवादी राज्य का निर्माण था। अभी इसका फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इस संगठन के सदस्य, शायद आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, इस संगठन के सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इस संगठन के सदस्य जितने भी थे, और इनको फिर 23 अप्रैल 1931 को फांसी भी सजा दी गई थे तीनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, दत्त बैडल अभियान क्या थी। ये दत्त बैडल आपका अभियान क्या थी, इसके हम जानते हैं। यह कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवादी विरोधी लोगों के मोर्चों को साकार करने में राष्ट्रीय कांग्रेस एक महती और प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या को हम जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त बैडल सिद्धांत साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। फिर से बताते हैं, आपका दत्त बैडल सिद्धांत किससे है, तो साम्यवादी आंदोलन से। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 में की शुरुआत में एक दस्तावेज के जरिए रखी गई थी, जिसको दत्त बैडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक साम्राज्य विरोधी जन मोर्चा के कार्य को काम बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ी और अग्रणी भूमिका अदा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से, कांग्रेस साम्यवादी दल के बारे में निम्न स्थानों पर विचार करें और इसके बारे में सत्य के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सा है, कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस की दिशा की वामपंथ की ओर मोड़ने का उद्देश्य 1934 में कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना पटना में की गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। इसके संस्थापकों के में प्रमुख जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव और मीनू मसानी थे। बिल्कुल ये भी बात सही है। जयप्रकाश नारायण और पूर्ण प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार साम्यवादी दल की स्थापना की थी। ये भी बातें आपकी सही है। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसी अधिवेशन को कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान को अपनाया गया था। तो ये भी बातें आपकी सही है, ये भी बातें आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपकी चारों बातें आपकी सही है। कांग्रेस समाजवादी दल की प्रथम बैठक 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, लेकिन इस पार्टी का संविधान अक्टूबर 1934 में बम्बई में प्रथम भारतीय अखिल अधिवेशन में अपनाया गया था। याद रखिएगा किसके बारे में, तो अधिवेशन में कहाँ पर अपनाया गया था, बम्बई में अपनाया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया था। अन्य प्रमुख समाजवादी नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याजकी और NG रंगा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से 5th नंबर बताइएगा क्वेश्चन, सॉरी 6th है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और जो भी है मेल खाता है उसमें से कथन उदारवादियों के विचार से मेल खाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला, ये नेता उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध के प्रदर्शन में विश्वास करते थे। बिल्कुल बातें सही है। ये कानून के दायरे में रहकर के अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपका डे फॉर कंप्लीट अभी रिसेंटली किया था आज की डेट में, तो उसमें भी सेम बातें रखी गई थी। ये नेता प्रार्थना पत्रों यानी कि अनुमय विनिमय की नीति अपनाते थे। प्रतिवेदनों
पत्रों, शिक्षा मंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रखते थे। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर चलते हैं। इस उपयुक्त तो सभी क्वेश्चन सही है। उदारवादी नेता अहिंसक विरोध प्रदर्शनों, प्रार्थना पत्रों और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। तिलक ने इनकी कार्यप्रणाली से राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। तिलक ने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि इनके जो कार्यप्रणाली यानी कार्य करने के जो सिस्टम है कह सकते हैं राजनीतिक भिक्षावृत्ति है और कुछ नहीं है, मतलब कि भिक्षा मांग रहे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी अगर नेता की संख्या बताएं तो ये सारे संख्याएं थे, यानी उन लोगों के जो प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी जी के ग्रैंड ओल्ड मैन भी उदारवादी नेता थे। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता वो भी, और तेज बहादुर सप्रू, और ये सारे लोग उदारवादी। अब गण दल के नेता की अगर बात करें तो लाल बाल पाल रहेंगे। लाल बाल पाल कौन कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे लोग तो उदारवादी नेता, सॉरी उग्रवादी नेता थे, गण दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं का कार्यकाल कार्यप्रणाली का भाग नहीं था? तो कौन सा था? तो नहीं था। अहिंसात्मक प्रतिरोध करेगा, बिल्कुल करेगा। आत्म बलिदान भी देंगे, जरूरत पड़ेगा तो सामूहिक आंदोलन भी करेंगे। वार्षिक सम्मेलन और भाषण से इनका कोई मकसद नहीं था उतना। वार्षिक सम्मेलन करेंगे, कोई मीटिंग करने से, प्लानिंग से करने से कभी कुछ होता है किसी का? चलिए, उग्रवादी नेताओं की कार्य प्रणालियों में से अहिंसात्मक, प्रतिकारात्मक, सामूहिक आंदोलन में आत्म बलिदान शामिल था। वहीं उदारवादी नेता संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, वार्षिक सम्मेलन, भाषण देने, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड को विशिष्ट मंडल भेजने में विश्वास करते थे। सर हेनरी कॉटन ने कहा है कि उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 1885 से लेकर के 1905 के बीच में उदारवादी युग में उदारवादी नेताओं के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है इसके बारे में जानते हैं। राजनीति में सफलता का रुझान पैदा करना और जनता के विचारों को संगठित करना, ये इनका काम था। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर जनता की मांगों को मांगे रखना और जनता में एकता का भाव पैदा करना, ये भी बातें। राजनीति में रुझान रखने वाले भारतीयों और राजनीति में संलग्न कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करना, ये सारी बातें थी। अनुमय विनिमय की नीति, एकता करने की बातें, ये सारी चीज़ नीति थी। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका माना जाएगा सही। चलिए इसकी व्याख्या को हम अच्छे से जानते हैं। उदारवादी जो युग जो रहा, उदारवादी का काल जो रहा, उसके बाद विघटन हो गया था 1907 में। कांग्रेस का आपका कहाँ पर विघटन हुआ था? सूरत अधिवेशन में। उदारवादी युग जो है वो 1885 से 1905 के बीच में उपरोक्त सभी कार्य जो है उदारवादी के कार्य थे। उदारवादी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया है। तो पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम और चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना और उन्हें एकता स्थापित करना, मतलब मोटिवेशनल काम किए थे। पूरा मोटिवेट करो और एकता करो, यूनिटी बनाने के काम किए थे। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ब्रिटिश जनमत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में, ठीक है, जो भी मतलब कि अब उन्हीं को चाहता था। अब ये व्यापारी लोग समझ सकते हो, जो को खून चूसने वाला इंसान है, एक एक रुपये के, एक एक पाए के, जिसको कहते हैं एक एक कौड़ी का हिसाब रखने वाला इंसान। कौड़ी क्या होता है आप लोग को भली बात ही पता है, जो और समुद्र या नदियों से या पानियों से निकल करके जो आता है कि घोंगे के टाइप का होता है, वो कौड़ी, जिसका वैल्यू जब टूटने के बाद कुछ भी नहीं होता है, वो भी देने वाला नहीं। खून का एक, पसीना का एक बूंद जैसा आपका एक बूंद देने वाला नहीं इंसान। उससे वो चाहते थे कि उसकी मन मस्तिष्क को चेंज करके भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधार की प्रक्रिया, मतलब उन्हीं के अंदर संरक्षण में हम काम करेंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। इनका ये अनुमय विनिमय की नीति थी उदारवादियों का। और इसी से उग्र होकर के लाल बाल पाल जितने भी थे उदारवादी उग्र नेता जितने गण दल के थे वो विपक्ष हो गए थे। यानी 1905 में ही घटना देखने को मिली थी। सबने विज्ञान आपका स्वदेशी आंदोलन के समय में। आगे भी उसके क्वेश्चन आएंगे, उसकी व्याख्या हम जानेंगे। 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का
शासनकाल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को खींचा और उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है आपका बिपिन चंद्र पाल का। ठीक, बिपिन चंद्र जी। लॉर्ड कर्जन की कांग्रेस के बारे में कहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते जा रही है और उसकी इच्छा है कि वह अपने कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सके। पहले इन्होंने सपोर्ट किया जब 1885 का हुआ था, उसमें वेलकम पार्टी दिया गया था। और 2 से 3 सालों में ये खटकने लगे थे कांग्रेस आपके अंग्रेजों के दिल और दिमाग में। फिर धीरे धीरे कर्जन के दिमाग से ये उपज निकल ही गया। कांग्रेस चाहता था, यानी वो चाहते थे कर्जन की कांग्रेस का पतन हो जाए और उसको हम देखना चाहते हैं लास्ट जाते जाते यहाँ से। चलिए, इन्हीं का कथन है। कथनों को बार बार पूछा गया अनेक एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर, उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की और भारत की गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय सुझाए थे। इनमें से कौन उपाय उदारवादियों ने नहीं सुझाया था? तो बताते हैं कौन सा उपाय नहीं था। भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं संरक्षण करना, ये उसके सुधार थे। भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। जब पूंजी था ही नहीं तो निवेश कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो पाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, बिल्कुल ये सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये भी था। ये आपका आंसर बी माना जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही है। उदारवादियों ने भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं संरक्षण पर जोर दिया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग, यानी कि जो देश का बना हुआ चीज़ है खुद का, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, यानी बॉयकॉट करने के लिए, जैसे वो कहते हैं ना, इस मूवी को बॉयकॉट कर दो। जो भी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कुछ महीने पहले, बॉलीवुड के इस मूवी को बॉयकॉट करो, बॉलीवुड के जो स्टार किड्स है उसको बॉयकॉट करो। ये बहिष्कार आज से नहीं, प्राचीन काल से, मध्यकालीन इतिहास से ये चलती आ रही है। इसका बहिष्कार किया जाए। हम लोगों ने बहुत सारे फाइट किए हैं, ये भी उसी का पार्ट है। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने भारत में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध किया था। भारत में जो है विदेशी पूंजी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको विरोध किया था, एवं कहा कि इससे भारतीय पूंजीपतियों का उत्पीड़न होगा। उसका जितने भी लोग जो इन्वेस्टर हैं, भारत के पूंजीपति जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको दिक्कतें होंगी। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली का पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवादी भारतीय, अभी जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक तरफ से सिर्फ एक टॉपिक पर चल रहा है, उदारवादी, फिर आएगा उग्रवादी, फिर आपका आएगा गांधीवादी। ये सारे क्वेश्चन एक लय में आपको देखने मिलने से ये फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेगा, 3 से 4, 5 से क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर कुछ भी घुमा के पूछेगा, तो प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। आप अगर टेस्ट कहीं भी एग्जामिनेशन देने से पहले 100, 200, 500 क्वेश्चन, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 क्वेश्चन आप लगा के चले जाइए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आपको फाड़ के रख दीजिएगा, आप आराम से एग्जामिनेशन दे पाइएगा। 10,000 क्वेश्चन लगाइए, या फिर आप ट्राई कीजिए आपको एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़ जाइए। आप दोनों में से 3 से काम कीजिए। कोई भी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आप उसको फाड़ के रख दीजिएगा, मतलब कि सिलेक्शंस ले लीजिएगा। उदारवादी भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आर्थिक सुधार संबंधी अनेक मांगे रखी थी। इनमें से कौन एक उनकी प्रमुख मांगों में से शामिल नहीं था? फिर से वही सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया। तो उसमें कौन सी मांगे नहीं थी? तो उदारवादी जो देखिए, रेल, बागानों एवं उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन की व्यय। अब रेल कहाँ से आ गया? 1853 की घटना। अब इसमें बागानों के लिए आयात पर से सीमा शुल्क हटाया जाना, ये था मांगे। भूमि कर की दर कम करना, नहीं, ये भी था। टैक्स कम कर दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये आपकी नहीं थी। ठीक है, रेलवे, बागान और उद्योगों के विकास हेतु अधिक धन की व्यय यानी खर्च किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अनेक आर्थिक मांगे रखी थी, यानी कि विनिमय विनिमय की नीति अपनाए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन रेलवे, बागानों और उद्योगों से में अधिक धन व्यय करने जाने का विरोध किया था। यह उनकी मांगों में शामिल नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कम्युनिटी इंडिया की स्थापना ब्रिटेन के किस शहर में की थी? ब्रिटेन में किस जगह थे? लंदन में किया गया था, लंदन। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उदारवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कम्युनिटी इंडिया की स्थापना की गई थी। इंडिया कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लंदन में। और कब किया गया था? 1899 में।
1 साल और रुक जाता तो 1900 हो जाता। चलिए नेक्स्ट है, यानी उदारवादियों का मानना था कि विदेश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना भी अभी व्यवहारिक नहीं था। ठीक है, सीधी लड़ाई है उसके लिए व्यवहारिक। उदारवादी का हमेशा से मानना था कि डायरेक्ट हम लड़ेंगे फिर से 1857 की तरह मुक्के खाना पड़ेगा, यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा, जान माल की हानि होगी, मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे। इससे बढ़िया कि थोड़ा थोड़ा अनवय मिलमय करते रहो, सटे रहो, उनको दीमक की तरह धीरे धीरे खाते रहो। जिस तरह से उन्होंने हमें दीमक की तरह खाया, अनवय विनिमय की नीति ला करके वास्को डिगामा आया, फिर जहांगीर के समय वो रिक्वेस्ट डाल करके वो टैक्स में फ्री पाया, इसी तरह से ये भी चाहते थे। चलिए ये भी इनकी मानसिकता ठीक है उस पर। चलिए आप लोग यहाँ पर अभी पढ़ने के समय कुछ भी विचार कर सकते हैं, उसमें क्या सिचुएशन होगा वो अपने जो भी बुद्धि होगा, जो भी गुण होगा, जो भी नॉलेज होगा, उनके बेसिस पर उन्होंने जो निर्णय लिया उसमें के लिए सही होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य को जानते हैं। चलिए जानते हैं, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आरंभिक जो है 20 वर्षों तक की उनकी नीति अत्यंत उदार थे, बहुत ज़्यादा विनम्र, और इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का एक काल माना जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। जो 1985 से लेकर 1905 तक की घटना देखेंगे तो 20 साल का ही कार्यकाल देखना को मिलता है, 1 साल भी एक्स्ट्रा नहीं है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि यदि संवैधानिक तरीके अपना करके देश को आज़ादी नहीं करा सके तो उग्र तरीका का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। ये ऐसा उनका मानना कभी नहीं था। वो हमेशा सोचते थे कि हम सट के रहेंगे और उनकी अनुमय विनिमय करेंगे, हम उनको उनकी मानसिकता को चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये होता है, रावण को हम कहेंगे कि तुम राम बन जाओ, तुमको ये बन जाओ, ये संभव है। कंस को बोलेंगे तुम कृष्ण बन जाओ, ये संभव नहीं था। उसी तरह से इनके जो भी खून चूसने की आदत जो थी, व्यापारियों का एक एक पैसे, एक एक रुपये के जो सोचने वाले, उसमें तो और एक एक पैसे चलता था, 10 पैसे, 5 पैसे, और तो वो एक एक कौड़ी का हिसाब रखने वाले, वो कभी चेंज हो गए। उनका मकसद ही था कि इंडिया आने का, कि हम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से पैसे ले जाएं, सोने की चिड़िया जो कहने वाली है उसके लूट सके ज़्यादा ज़्यादा। तो सत्य कौन सा? सिर्फ एक बात है, सत्य थी केवल वन सही है। ठीक है, ये वन ऑप्शन सही है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके से अपना करके ही हम देश को आज़ाद करा सकते थे, सिर्फ यही मानते थे, और कोई इनके पास दूसरा चश्मा था ही नहीं कि हम वो देख सकते हैं। इनको जब तक लतेरे नहीं मारेंगे, जब तक इसको मारेंगे नहीं लात से, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। एक कहावत भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये लातों के भूत थे। इसी युग में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार सम्मिलित थे, का प्रभाव था। समझ सकते हैं, ये सारे लोग जो जहाँ से पढ़ के आए थे लंदन से, उनको वही भाषा बोलने की कोशिश कर रहे थे। इस युग के नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्र बार बार रिमाइंडर भेज रहे हैं कि सर ये काम कर दिए कि नहीं कर दिए, प्लीज कर दीजिए, एवं शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रखती थी, और सरकार हट अगले बार आएंगे ना, फिर अगले बार है ना, इस तरह से दर उनकी चाहत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्योंकि जब से वो आए थे, आप लोग को भास्कर डिगामा की कहानी पता है कि जब आया तो एक और जो भी यहाँ मसालों की खेती करने के लिए कालीकट में जब आया था केरला में, वहाँ से 60 गुना उनको उसको प्रॉफिट हुआ था, यानी 6000% का उसका प्रॉफिट हुआ था, जो कि कहीं भी किसी देश में नहीं हो रहा था। तो वो सभी जगह फैला दिया। स्पेन आया, फिर डच आए, यूनानी आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ये सारे लोग फिर यहाँ पर अंग्रेज का शासन अपना वो वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर, ब्रिटिश सरकार और नौकरशाही के कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य पूर्ति में इसलिए सफल ना हुए क्योंकि वे यह बात जानने में असमर्थ रहे कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है, धनी दानी लोग नहीं। यह कथन निम्न में से किसका था? तो ये R.C. मजूमदार का। ये कथन किसका है? R.C. मजूमदार का। इसके बारे में फिर से चर्चा करते हैं। ये है, अश्विनी कुमार ने कांग्रेस सम्मेलन में 3 दिनों का तमाशा कहा था, अश्विनी कुमार का। और बंकिम चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बिल्कुल ये बातें कहीं ना कहीं कुछ हदों तक ये सही मानी जाती है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ से लंदन से पढ़ करके ये जितने भी लोग आए थे, चाहे वो ज़्यादातर उसमें वकील थे, चाहे वो वकील थे, जितने भी पढ़े लिखे, वो चाहते थे कि मैं नेता बनूं, लीडर बनूं, और उन लोगों को सबसे अच्छा यूज किया था एओ ह्यूम ने। इसका यूज, इन मानसिकताओं को यूज करके एक रूम में, एक थैले में, एक जगह सीमित करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर इन लोगों ने और ज़्यादा पूरे इंडिया लेवल पर करने की कोशिश की। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि याचना संस्था है, ओनली याचना संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन,
आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। जो स्टोरी हम बता रहे हैं उससे आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, एक रिलेशन आपको बनना ज़रूरी है। अदरवाइज कई लोग बोलते हैं हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री को सिर्फ याद करना पड़ता है, फैक्ट दर याद करना पड़ता है, डेट बाय डेज याद करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टोरी के फॉर्मेट में आप कोई सिखाने वाला होना चाहिए, कुछ सीखने वाला भी होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं, गिव एंड टेक दोनों तरफ से चलेगा। हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार है, इसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज में ये सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसे ही स्वराज जैसे आयरलैंड, कनाडा और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित है। यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है, बताइएगा किसका है। ABCD आपके पास ऑप्शन है, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल गोखले या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसमें दादा भाई नौरोजी का ये कथन है। स्वराज इन्हीं से रिलेटेड है। तो दादा भाई नौरोजी का जो जन्म है 1825 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन किया था। अध्यक्ष मतलब रहे थे 186 में, फिर 93 में, 1906 में कोलकाता में स्टार्ट किए थे और ये थे और लास्ट कोलकाता ही था। 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज में उन्होंने मांग किया था। सबसे पहली बार अगर कोई मांगा था तो ये दादा भाई नौरोजी। स्वराज यानी खुद का राज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नरमपंथी राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण की नीति का निंदा करना, ये निंदा करते थे, चुपे चाप करते थे, बिल्कुल थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अनुमय विनिमय नीति के तहत करते थे। व्यवस्थापिका संबंधित संवैधानिक सुधार के लिए करते थे। भारतीयों की फौजदारी अधिकारियों की रक्षा के लिए, रक्षा से इसका हथियार से कोई रिलेशन था ही नहीं। समान प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो सी आपका ऑप्शन माना जाएगा। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने योगदान में भारतीय के फौजदारी अधिकारियों की रक्षा करना शामिल नहीं था, बल्कि वे भारतीयों के दीवानी अधिकारियों की रक्षा करने में सहायक रहे थे, हमेशा सहायता करते थे उनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में भारतीय समाज के निम्न में से किस वर्ग की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय या स्थिर रही। ऑप्शन है आपका वकील का, साहित्यकार का, डॉक्टर का, आमजन का। आम जनता इससे शिथिलता रही थी, इसमें कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, लेकिन इसमें वकील भी थे, सबसे ज़्यादा थे, साहित्य भी इसमें सम्मिलित थे, डॉक्टर भी सम्मिलित थे। आप जानते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, जितने भी पढ़े लिखे जो लंदन से डिग्री लेकर के आए थे, उन नेता बनने की जो इच्छा रखते थे, क्योंकि अभी जो काल चल रहा है वो उसमें नहीं था। सोशल मीडिया जिस तरह से अभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम या फिर अनलिमिटेड जो स्कोप अभी खुल चुका है, उस समय सिर्फ और सिर्फ यही दिखता था, या तो नेता बनो या फिर ज़मींदार बनो या फिर आप कहीं आप कुछ लीड करो। इस तरह की ये सारी मानसिकता उसमें हुआ करती थी। चलिए दूसरी तरफ जो है इस काल में आम जन और जन साधारण की भूमिका निष्क्रिय और शिथिल रही थी, क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं थे, वो ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं बना पाते थे ये लोग। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जाति और धर्मों में बटा हुआ है और इनके विचार और सोच संकीर्णता से ओतप्रोत है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इनकी अपेक्षा की थी, यानी इनसे बातचीत भी नहीं किया था, उपेक्षा कर दिया था, दरकिनार करके चलो हटो, इनसे क्या बातें करना है, ये खुद लड़ रहे हैं जातिगत, कई लोग तो जातिगत लड़ रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में कई लोग भी भेदभाव कर रहे हैं, और मुस्लिम है तो मुस्लिम में अपने आप भेदभाव कर रहे हैं। अगर दोनों ही इकट्ठा हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर ईसाई कर रहे हैं, ये खुद एक दूसरे से बटे। तो इन लोगों की उपेक्षा की गई थी, इसको दरकिनार कर करके ये लोग आगे बढ़े थे, जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग। चलिए नेक्स्ट है, अभी आगे बढ़ते हैं। सभी जो है जितने भी पढ़े लिखे लोग, जी इंग्लिश मीडियम वाले कह सकते हैं सभी लोग, निम्न में से कौन एक कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता नहीं थे। कौन नहीं थे? फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, आनंद चार्लू, लाला लाजपत राय। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सभी लोग। लाला लाजपत राय ये आपका उदारवादी नेता नहीं थे, ये उग्रवादी नेता थे। लाल बालपाल मैंने कई बार बताया। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में निम्न से प्रमुख नाम जो मैंने बताया था अभी रिसेंटली, फिर से बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा,
WC बनर्जी, भूमेश्वर बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ये थे, SN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चालू, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और शिशिर कुमार घोष या बाणेंद्र कुमार घोष, ये 5 लोग जो थे ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, उसको गलत है क्या है उसको जानते हैं। उदारवादियों ने इंग्लैंड के नागरिकों को वो भारत की यथा स्थिति की से परिचय कराने के लिए इंग्लैंड में प्रचार प्रसार किया था, क्या सही है गलत। विलियम डिब्बिंग ने नॉर्वे की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना इंग्लैंड में की। उदारवादियों के अनुरोध पर भारतीय बैंक की समीक्षा हेतु सरकार ने लंबी बेल्वी कमीशन की नियुक्ति की थी। इन लोगों ने एक लोकसभा आयोग 1886 में नियुक्त किया था। बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें सही जवाब आपका है सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन से। विलियम डिग्बी ने नॉर्वे की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना जो है इंग्लैंड में की थी। या बाकी सारे जो है सत्य हैं, असत्य ही हमें जानना है। इसमें जो सही जवाब है 1888 में किया गया। तो 1888 में दावा द भाई नॉर्वे ने विलियम डिग्बी ने की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 88 में 86 दिया हुआ था। 87 में है नॉर्वे ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान पर विचार करना है। विचार करते हैं क्या क्या है। इन्होंने साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना किया था, बिल्कुल। इन्होंने संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया था, ये भी बात सही है। इन्होंने प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया, अभी मैंने चर्चा किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों सही है। इसकी व्याख्या फिर भी बता देता हूँ। ये सभी सुधार जो उदारवादी के प्रयास थे, इसके अलावा व्यवसायिक और संबंधित सुधार भी किए गए थे। इन लोगों ने प्रयासों में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रशासनिक और न्यायिक सुधार करने का सफल प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और ये इस वीडियो का लास्ट रहेगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य को जानते हैं। सही कथन क्या है। वो विलियम जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे, बिल्कुल ये सब बातें सही है। वो बंगाली मराठी समाचार पत्रों के संस्थापक थे, ये गलत है। उन्होंने मिंटो मेडलो सिद्धांत के विरुद्ध आंदोलन किया था, ये भी बातें गलत है। नेक्स्ट उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसा भी इसका संबंध नहीं, इससे पहले ही इसका एसोसिएशन हो चुका था 1876 में। तो पहला कथन आपका सही है। पहला इसमें सिर्फ देखेंगे तो ए बी ऑप्शन सही माना जाएगा। पहला कथन आपका सही है, कांग्रेस छोड़ दी, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरल की स्थापना की, जो आपका है सिर्फ बंगाली संपादक थे। नेक्स्ट है आपका दूसरा कथन है गलत है। वे बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे, बंगाल और बाल गंगाधर तिलक मराठा के संस्थापक थे, ठीक है। बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे और जो है बाल गंगाधर तिलक मराठा के संस्थापक थे। तीसरा कथन भी गलत है, उनका राजनीतिक जीवन जो है नरमपंथी की गिरती प्रतिष्ठा से प्रभावित होने लगा। उन्होंने 1909 में अल्पकालीन पार्लियामेंट सुधार का स्वागत किया, जिसका एक बड़ी भारतीय आबादी और नेताओं ने मजाक उड़ाया। एक और घटना जिसने कांग्रेस के मध्यस्थों से जनता का विश्वास कम कर दिया, वह थी गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना करना। उन्होंने 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का समर्थन किया और स्वशासन की वकालत किया था। ये सारे गलतियां थी इनकी। चौथा कथन भी गलत था, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की नामक भारत के पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इसका INS में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर अभी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे एक एक तथ्यों के साथ, एक एक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि एंड ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से ज्वाइन करके आपको PDF और नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। और उसमें हम